शहर कराची क्या क्रिमिनल्स की आमाजगाह है? एक अंदाजे के मुताबिक यहां होने वाले स्ट्रीट क्राइम का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सड़क पे मौजूद हर चौथा शख्स या तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शिकार हो चुका या खौफ में मुब्तला है। आए रोज पुलिस के स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने के दावों की खबरें तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन क्रिमिनल्स के पास ये गैर कानूनी असला कहां से आता है और किस तरह ये असला एक जगह से दूसरी जगह बआसानी सप्लाई होता है। आज के प्रोग्राम में इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पास गैर कानूनी असले की मौजूदगी पर हम अहम इंकशाफात करेंगे। हम बताएंगे कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स किस तरह से अपना जाल बिछाते हैं और किस तरह असले को बआसानी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। देखा आपने ये शख्स कितनी आसानी से बेखौफ होके अपने साथी को असला भिजवाने की तैयारी कर रहा है। इस शख्स ने असले को पैक करके पार्सल तो तैयार कर लिया। अब गौर से देखिए कि ये असला किस तरह और किसको इस्तेमाल करके मुंतकिल किया जाएगा। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, कहाँ पहुँचे? हाँ, मैंने लोकेशन डाल दी है। ओके। अक्सर पुलिस सड़कों पर मौजूद तो होती है और ये ऑनलाइन राइडर्स पुलिस के सामने से गुजरते भी हैं, लेकिन अफसोस पुलिस को ये इल्म नहीं होता कि उनके पार्सल में क्या चीज मौजूद है। देखा आपने कराची शहर में किस तरह एक जगह से दूसरी जगह बआसानी असला सप्लाई किया जाता है, और हैरत की बात तो ये है इस पूरी कार्रवाई में जो शख्स असला पहुंचा रहा है उसको इस बात का इल्म ही नहीं कि वो किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई, अपने दिलों को थाम के रखिए, क्योंकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे ऐसा जाल जिसकी लपेट में नौजवान नस्ल समेत हर शख्स फंसता जा रहा है और अपनी सेहत बर्बाद कर रहा है। प्रोग्राम के अगले हिस्से से पहले सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नशे से मुतालिक क्या कहा, देखिए। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक तहिया किया कि हर हाल में हमारे इस मुआशरे में मंशियात जो है उसकी लानत को ख़ात्मा करने के लिए हम अपना रोल प्ले करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि नौजवान नस्ल जो कि हर कौम का, हर मुल्क का, हर रियासत का एक बहुत बड़ा कीमती असासा होती है, उसको हमें इस मंशियात जैसी लानत से पाक करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास
हम इन सेक्टर्स को शायद एज ए गवर्नमेंट भी कुछ लोग इग्नोर करते होंगे, लेकिन हमारी मीडिया भी इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेती है। हम ज़्यादातर पॉलिटिकल टॉक शोज़ पे किसने किस जमात के लिए क्या बोल दिया वो हेडलाइन में आ गई खबर कि कौन सी जमात के लीडर को गाली दे दी, सोशल मीडिया पे किसी की ट्रोलिंग कर ली। ये हमारी प्रायोरिटीज ये हैं, लेकिन हमने कभी ये इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि हमारी नौजवान नस्ल है उसको हमें इस चीज़ से बचाना है। अगर नहीं बचाया तो जो हमारी आइंदा नस्ल है उसके लिए बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घबराने की परेशानी की बात नहीं है। हमें पता है कि इस वक्त मंशियात की जो लानत है वो स्कूल्स तक कॉलेजेस तक पहुंच चुकी है। हमें अब उसको वापस हुकूमत ने मीडिया के साथ मिलकर, हुकूमत ने अपने हुकूमती इदारों के साथ मिलकर और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इसको खात्मा करना है। ख़ासतौर पर स्कूलों की इंतज़ामिया, कॉलेजेस की इंतज़ामिया, यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया, उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे, अपने स्टाफ पे नज़र रखनी है कि कोई स्टाफ का आदमी तो इनको चीज़ें नहीं पहुंचा रहा, कोई जो है वो और कोई तो ऐसा अमला नहीं है जो इस चीज़ में मुलविस है। और सोसाइटी में जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें पहुँच रही है उसका हमने खात्मा करना। तो इस मद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जब फर्स्ट टाइम ओथ लेकर कराची आए थे और उन्होंने जब पहली मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर की, तो उसमें पहले उन्होंने एम्फसाइज़ किया था वो मंशियात पे, और उनका आखिरी जो नोट था वो भी मंशियात पे था। उसके बाद फिर एक हाई लेवल कमेटी बनी जिसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले हैं और कस्टम्स के लोग हैं, मुख्तलिफ फेडरल गवर्नमेंट के और सूबाई महकमों के लोग हैं। वो एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी जो मंशियात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होनी है उस पर फिर हमने इस तरह कहा कि हम अब यूनिवर्सिटीज़ में भी वो शुरू करने जा रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने भी इंडोर्स कर लिया। ये आइडिया पहले हमने शुरू किया, फेडरल गवर्नमेंट से भी वो इंडोर्समेंट लेकर आए कि जी अब यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो रैंडम टेस्ट होंगे और मंशियात के रोकथाम के फ़रोग के लिए हम काम करेंगे। तो अभी सारी चीज़ों के बाद हमने ये फैसला किया कि हम अब मज़ीद सिंध हुकूमत जो है वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो मज़ीद बनाने जा रही है। आप अक्सर सुनते और देखते रहते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल स्कूल, कॉलेज और मुख्तलिफ जगहों पर नशा करते हैं, लेकिन उन तक ये नशा पहुंच कैसे रहा है आपको दिखाते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है? जानी कहाँ पहुँचे? बस 5 मिनट में आ जाओ यार। लोकेशन मैंने डाल दी है। ठीक है। हेलो, हाँ जानी, क्या हाल है? अच्छा ये बताओ वो जो स्कूल था या कॉलेज जहाँ पिछले हफ्ते भेजी थी? हाँ, बस अभी मैंने राइड बुक करा ली है। 5 मिनट में वो आता है तो फिर मैं आपको नंबर भेजता हूँ, आप उसको कॉल कर लेना। ठीक है, बस 10 मिनट में आपको पहुँच जाएगी। ओके। देखा आपने, नशा कोई भी हो, किस तरह ये नशा स्कूल और कॉलेजों तक सप्लाई हो रहा है।
क्या ऑनलाइन राइडर्स इस बात को जानते हैं कि वो कितने बड़े जाल में फंस रहे हैं? ये उन्हीं की जुबानी जानते हैं। कंपनी की तरफ हमको अलाउ नहीं है पार्सल खोलना, सही है ना। ये जो भी पार्सल होता है हम उसको हेजिटेट से उठाते हैं और जाके दूसरी वाली पार्टी को दे के आ जाते हैं। हमें अलाउ नहीं है खोलना उसको पार्सल ना। इसे खोलने की इजाज़त तो नहीं है और हम देते भी नहीं, खोलते भी नहीं है। नहीं सर, हमने कभी चेक नहीं किया उसको। सर ये जो हम अगर ऑनलाइन पार्सल उठाते हैं वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कंपनी की जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसी वैसी हमें इजाज़त ही नहीं है चेक करने की, कंपनी जिम्मेदार है। कोई ऐसी कुछ अगर ऑफलाइन पार्सल उठाएं तो उसको हम चेक करते हैं, बंदा चेक नहीं करवाता तो फिर हम वो पार्सल नहीं उठाते। हम खोल के देखते ही नहीं, हमारा काम ही नहीं है खोल के देखना। हमें जैसे पार्सल मिलता है हम पहुंचा देते हैं। तो ये तो फिर कंपनी जो कंपनी हमको वो ऑर्डर दे रही है हम तो वही फॉलो कर रहे हैं। अगर कंपनी हमको ये इजाज़त दे दे आप पार्सल खोल के देख सकते हैं तो जाहिर बात हम फिर खोल के भी देखेंगे, चेक भी करेंगे इसमें है क्या। जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा देते हैं उनको सेफली। हमें कंपनी से अलाउ ही नहीं है, हम कैसे चेक कर सकते हैं? कंपनी का है मसला, वो तो मैंने चेक ही नहीं, अलाउ नहीं है ना जी। ये तो सोचने वाली बात है, कभी हमने तो गौर ही नहीं किया। और वो राष्ट्रीय बात है, ये तो उदाहरण अल्लाह ना करे कोई ऐसी कोई चीज़ हो तो ये तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। वो तो कंपनी को सोचना चाहिए ना, हम क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है, हमारे को इजाज़त नहीं है, हम क्यों खोलेंगे? नहीं, चेक नहीं करते सर, हम ले जाते हैं ऐसे, चेक करने का हमें अलाउ नहीं होता। कभी ऐसा हुआ नहीं है हमारे साथ। ऑनलाइन हम चेक करते ही नहीं है, कंपनी जाने और जिसका पार्सल है वो जाने। दिन में ना जाने कितने ऑनलाइन राइडर्स गैर कानूनी सामान की तरसील में मुलव्वस हैं। और हैरत की बात तो यह है, कंपनी पॉलिसी की वजह से वो इस बात से बिल्कुल बाखबर हैं कि वो क्या चीज़ किसको डिलीवर कर रहे हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान में दो तरह के कोरियर्स हैं और दोनों को इजाज़त है काम करने की। एक रजिस्टर्ड हैं, एक अनरजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ये मेरा सामान आप लेके जाएं, आप उससे एग्री करते हैं तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप जाकर मेरा सामान डिलीवर कर देंगे। लेकिन हमारे आइन में एक आर्टिकल 14 है जो राइट टू प्राइवेसी, वो डिग्निटी ऑफ इनवॉयबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है और प्राइवेसी ऑफ होम की बात करता है। और प्राइवेसी ऑफ होम को इंटरप्रेट इस तरह किया है कि वो तमाम चीज़ों पे अप्लाई करती है, वो हमारी गाड़ी पे भी अप्लाई करती है, मेरी जेब पे भी अप्लाई करती है। और इसी तरह जो है वो मेरा जो कोरियर वाला जो बैग है या बॉक्स है उस पर भी अप्लाई करती है। तो किसी को ये राइट नहीं है कि वो उसको खोल कर देखे कि क्या है। चूँकि कानून के अंदर जो है एक वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल है, वो ये है कि अगर आपकी गलती ना भी हो तो भी आपको सज़ा दी जा सकती है अगर आप रीज़नेबल स्टैंडर्ड पर नहीं आते, एक ऑब्जेक्टिव पर्सन के स्टैंडर्ड पर नहीं आते। ये लेमैन टर्म्स में मैं शायद ना समझा सकूं, लेकिन आम व्यूअर को समझाने के लिए कि कई दफ़ा आपकी गलती ना भी हो तो भी आपको कानून में सज़ा दी जा सकती है। लेकिन जिन सिचुएशन और केसेस का आपने तस्करा किया उसमें वो नहीं हो सकता। पहली बात तो है कि अगर नारकोटिक्स की बात कर ली जाए तो वो जाहिर है कि जो हमारा कानून कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 का मौजूद है उसके मुताबिक वो नहीं है। वो बात करता है एक इनोसेंट ट्रांसपोर्टर की, और अगर वो जो उसकी व्हीकल है वो एक्सक्लूसिवली या उसका काम एक्सक्लूसिवली ट्रांसपोर्ट नारकोटिक्स करने के लिए ना हो तो उसके पास ये बड़ी एक डिफेंस मौजूद है कि जी ये मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे दिया तो मुझे तो नहीं पता था कि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। इस सूरत में वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि उसको एज अ विटनेस बुलाए, लेकिन उसको एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। और अगर कोई आईओ उसको एक्यूज बनाता भी है तो मेरे ख्याल में वो 249 या 265 के जो प्रोविजंस हैं जो फौरी एक्विटल के पावर्स हैं कोर्ट के, वो उसके अंदर एक्विट भी हो जाएगा, बल्कि वो डिस्चार्ज ही हो जाएगा मुकदमे से। तो इस सूरत में वो विटनेस तो हो सकता है मगर वो खुद मुजरिम उसको आप नहीं ठहरा सकते। इसी तरह अगर आप आर्म्स की बात करें, आपने गन की बात की तो उसके अंदर आर्म्स ऑर्डिनेंस है, आप उसको देख लीजिए, या फिर एंटी टेररिज्म एक्ट है उसको देख लीजिए। दोनों के अंदर ये फॉल करता है। उन दोनों में भी वाइकेरियस लाइबिलिटी की सज़ा नहीं। तो अगर तो मुझे पता है कि मैं गन आपसे लेके जा रहा हूँ और वो गन अनलाइसेंस्ड है तो फिर तो मुझे जो है वो सज़ा मिल सकती है। लेकिन अगर ये मेरे वहमो गुमान में ही नहीं है कि मैं आपसे कोई प्रोडक्ट उठा रहा हूँ, वो चावल का थैला है और उसके अंदर एक अनलाइसेंस पिस्टल भी है, तो मैं फिर एज अ विटनेस अरेन हूँगा और मैं आके ये गवाही दूंगा कि हाँ जी मैंने इस बंदे से ये लिया था और इस बंदे को डिलीवर किया, और उन दोनों के खिलाफ जो है वो फिर चार्ज फ्रेम होगा और चलान आएगा और मैं फिर उसके अंदर सिर्फ एक गवाह की हैसियत में रह जाऊंगा। मैं इस तरह के केस में जिस तरह के आप कह रहे हैं उसमें मैं एक्यूज हो नहीं सकता कानून की रूह के मुताबिक। अनलाइसेंस्ड वेपन को ट्रांसपोर्ट करना भी क्राइम है। जहाँ तक कोरियर कंपनीज हैं तो उनके तो गाइडलाइंस मौजूद हैं
और वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस जो हैं वो उनको जारी करते हैं, तो वो तो अपना ज़ाहिर है कि वो उसको जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, स्कैनर मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू गुजारते भी हैं और वो अपनी एक रीज़नेबल जो विजिलेंस है वो भी करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको रिपोर्ट भी करते हैं पुलिस को। वो एक ऐसा केस जो है वो हुआ भी था कुछ आज से 4-5 साल पहले, तो यहाँ पर ड्रग्स निकले थे और वो इंटरनेशनली ऑस्ट्रेलिया भिजवाए जा रहे थे, मगर वो पकड़े गए और फिर उन्होंने ANF को रिपोर्ट किया और ANF ने फिर उसके ऊपर पूरी एक प्रोसिक्यूशन की। वो अभी तक शायद मुकदमा इस वक्त भी जो है उसकी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और उसने अभी भी जो है उसका फाइनल वर्डिक्ट जो है वो आना है, मगर ऐसा केस हो चुका है। मगर जहाँ पर आप ये समझिए, देखिए कि मैंने उसी वक्त डिलीवर करना है एक जगह से लेकर और दूसरी जगह पर, तो इसमें इस वक्त तो कोई कानून मौजूद नहीं। हुकूमत के पास बिल्कुल ये इख्तियार है कि वो इस कानून को बना ले। अभी तक किसी की नज़र इस एंगल पर नहीं पड़ी, लेकिन मेरे ख्याल में चूँकि चंद लोगों की देखिए साथ साथ कुछ नौकरियाँ लगी हुई हैं, लोग कुछ रोज़गार कमा रहे हैं, तो जिनको नहीं पता कि वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनकी इसके अंदर गलती नहीं है। एज अ विटनेस तो आ सकता है और वो आके गवाही दे सकता है कि जी 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 बिल्कुल यही बंदा था जिससे मैंने ली और यही बंदा था जिसको मैंने डिलीवर की। उस कंपनी से उसके रिकॉर्ड्स भी लिए जा सकते हैं ड्यूरिंग ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कि ये बताइए आपके पास जो एप्लीकेशन चलती है किस लोकेशन से उठाया गया, किस लोकेशन पे ड्रॉप किया गया, किसके नाम पे ये नंबर रजिस्टर्ड था, किसके नाम पे जिसको डिलीवर किया उसका नंबर रजिस्टर्ड था। तो ये सारा कुछ तो होना चाहिए। आपके प्रोग्राम का नाम भी जाल है कि ये उस कानून के जाले में आ जाएं, मेरे ख्याल में ये फ़ायदेमंद नहीं। ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक ऐसा राइट है कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और बहुत सी दफ़ा हम रियलाइज़ नहीं करते। मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिख चुका हूँ कि बहुत सा जो वेस्टर्न लॉ है वो इस्लाम के प्रिंसिपल से जो है वो आ रहा है। तो हज़रत उमर के वक्त की बात है कि वो किसी ने आकर शिकायत की कि ये आदमी जो है वो घर में बैठ के शराब पी रहा है। तो हज़रत उमर ने ये कहा कि ये तो किसी को राइट ही नहीं है कि किसी के घर में झांके। तो जुर्म का इर्तिकाब शायद वो शराब पीने वाले ने नहीं किया, जिसने झांका उसने किया। तो ये राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक ऐसा रूल है जो फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माना जाता है और जाना जाता है और उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। वो यहाँ तक तो है कि जहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ जो है वो मौजूद है तो आप उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, या कोई मशकूक चीज़ आती है तो वैसे ही हर शहरी की ये जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को उसके ऊपर इन्फॉर्म करे और फिर पुलिस का काम है कि उसको इन्वेस्टिगेट करे। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नज़र आती है तो FIR काटे, वो स्क्रीन ड्राइवर के पास नहीं है। इसी तरह ये सवाल जवाब और इन्वेस्टिगेशन करने का इख्तियार जो है वो राइडर के पास भी नहीं है। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि इसको रोका कैसे जाए, तो उसको रोकना है तो आपने तो दुनिया का एक असूल है कि आप कंज्यूमर के पीछे तो कभी नारकोटिक्स में नहीं जाया जाता, आप मैन्युफैक्चरर के पीछे जाते हैं, आप डीलर के पीछे जाते हैं। जो सप्लाई कर रहा होता है, जो सप्लाई चेन होती है, उसको आपने रोकना होता है। पहला सवाल तो ये है कि अगर तो वो कराची में बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, उसका मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है, किस तरह से उसकी काश्त हो रही है। अगर वो बाहर से आ रहा है तो वो स्मगल होके कैसे आ रहा है। तो असल में तो वो कहते हैं कि उस टू स्टॉप इट एट दी बट, तो उसको तो पुट इट एट दी एंड ऑफ द बट, उसको करने के लिए आपने उसकी मैन्युफैक्चर को या उसकी स्मगलिंग को रोकना है। स्नैप चेकिंग लगा लेंगे और वहाँ पर जो मोटरसाइकिल वाले आ जा रहे होंगे उनको रोक कर हम कहेंगे जी तुम्हारे पास कागज़ नहीं है तो पैसे दे दो, या तुम्हारे पास, मैं थोड़ी सी ज़रा इनसेंसिटिव बात कर रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिकल है क्योंकि हम तो ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहे होते हैं कि उसके पास अगर कुछ चर्च की इतनी सी मकदार निकल आई तो उसको आप बिठा लेते हैं थाने में और माँ बाप को कहते हैं 15,000, 20,000, 25,000 रुपये लेके आओ। लेकिन आपको पता होता है कि ये चर्च जो है वो उस इलाके में बेच कौन रहा है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप उसको जाकर पकड़ें। तो ये भी एक डार्क साइड है, उसको भी आप नज़र में रखिए। और क्राइम की रोकथाम जो है उसके तरीक़ाकार जो हैं वो मौजूद हैं। आप सोर्स पर जाइए, आप ये जो एजेंसी है इस पर ना जाइए। असले और मंशियात की शहर भर में इस तरह सप्लाई होने पर पुलिस अफसरान ने क्या कहा। ये जो सर्विसेज हैं, राइडर सर्विसेज, ये सर्विसेज आवाम की सहूलत के लिए क्रिएट की गई हैं एंड वी अप्रिशिएट दैट कि इस तरह की चीज़ें हमारे अर्बन सेटअप में मौजूद हैं कि हम एक चीज़ अगर दूसरी जगह से डिलीवर कराना चाहें तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। बट जब भी कोई चीज़ आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की जाती है तो उसमें ऐसा एलिमेंट ज़रूर होता है कि आप किसी के नुकसान के लिए भी इस्तेमाल कर लें। तो जैसे कि अगर ये राइट्स आप किसी की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि बंदे घर बैठ के कोई चीज़ किसी और जगह, किसी और एरिया डिलीवर करना चाहते हैं तो हो जाए, तो इसके इस राइट्स को हम
देख सकते हैं कि काफ़ी दफ़ा ऐसा हमारे सामने आया कि उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया गया। जैसे कि अगर एक बंदा दूसरी जगह से नारकोटिक्स ट्रांसफ़र करे, एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह पैक तरीके से कोई वेपन ट्रांसफ़र करे, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि कोई भी आसानी से कर सकता है। कंपनी की तरफ से राइडर्स को अलाउ नहीं होता कि वो पार्सल को ओपन करे। इट कैन बी एनीथिंग। तो कोई गलत चीज़ भी हो सकती है जो एक बंदे से दूसरी जगह ईजीली ट्रांसफ़र हो जाए। तो अगर इस तरह की चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं कभी भी, तो ऑब्वियसली हम उस कंपनी के ऊपर तो ज़रूर बात लाएंगे कि क्या आपने राइडर्स को रखने से पहले या क्या इस चीज़ को आपने कभी कंसीडर किया कि इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, या फिर हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू कंपनीज़ सेंसिटाइज हो जाएं या विजिलेंट हो जाएं इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कि आपके राइडर्स और आपकी कंपनी की जो सर्विस है जो आवाम की सहूलत के लिए है वो इन तरह की एक्टिविटीज़ में भी इस्तेमाल हो सकती है। तो आपके उनके लिए क्या SOPs हैं? तो कंपनीज शुड बी विजिलेंट अबाउट दिस एज वेल, क्योंकि कल अगर कोई इस तरह का क्राइम होता है जिसमें हम समझते हैं कि राइड के थ्रू या कोई ऐसी कंपनी है जिसके राइडर के थ्रू इस चीज़ की डिलीवरी हुई किसी गलत चीज़ की, तो ऑब्वियसली वो राइडर, उसके अलावा उस कंपनी को भी हम शामिल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि क्या आप इसमें क्या आपकी SOPs थी। मेरे पास ऑलरेडी इसी सवाल से मुतल्लिक एक FIR मौजूद है जिसमें एक लड़का OLX पे मोबाइल बेचने आया कार के अंदर। पहले से उन लड़कों ने उसके लिए सेटिंग बनाई, वाइपन उसके ऊपर निकाला, उससे फ़ोन छीना। मुख्तसर ये है कि उसने उस गाड़ी की चाबी घुमाई, चाबी लेके भाग गया। अब गाड़ी जब हमें रिकवर्ड हो गई तो सारी चीज़ें सामने आ गई। बाद में बिल्कुल जो मोबाइल था, जो हमारे लिए एक एविडेंस था, वो मोबाइल मुझे इसी तरीके से आपके सवाल के बरक्स जो है ना राइडर के थ्रू थाने पे भिजवाया गया। वो भी भिजवाया उसने जिसने उसको रेंट पे गाड़ी दी थी। उसने उसको कहा कि आप ये मोबाइल राइडर के थ्रू सीधा थाना डिफेंस में दे दे। ठीक है, रिकवर्ड हो गया और उसमें से एक मुलजिम की गिरफ्तारी भी हमने अमल में ले आई। लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़, वेपन भी ले जा सकते हैं, कोई भी चीज़ किसी मुकाम से किसी मुकाम पे जा सकती है। हमारे एयरपोर्ट में इसकी मिसालें मौजूद है, स्कैनर्स मौजूद है। तो जो भी ये कंपनी इसको रन करती है, हमारी गुजारिश है कि उनकी कम से कम स्कैनर्स वगैरह हो। एक हैंड स्कैनर होता है, एक बड़ा स्कैनर होता है, कि उस प्रोसेस से उसको गुजारा जाए। पहले वो कंपनी ख़ुद उसको वेरीफाई करे कि क्या ये कोई मंशियात तो नहीं है, वेपन तो नहीं है। जी, कंपनी को इसके लिए एक ख़ास SOPs बनानी चाहिए जो इस पर नज़रसानी करें। और मेरी सजेशन ये है कि जिस वक्त जो भी आर्डर लिया जा रहा है वो राइडर उस वक्त अपनी नज़र के सामने पैक करवाए, उससे पहले पैक किया हुआ ना लें, ताकि उनको कोई बीच में अगर ऐसी खुदा न खासा किसी को कोई चीज़ डाल के दी जाती है, कोई पुलिस किसी नाके पे खड़े होकर रोक लेती है और उसको चेक कर लेती है, कोई ऐसी ममनुआ चीज़ निकलती है, तो फिर वो ख़ुद भी उसमें इन्वेस्टिगेट होंगे। राइटर जो है वो अगर मोटरसाइकिल में एक बंदा आता है वो पिस्टल दे देता है, और पिस्टल जो है ना कहीं भी पार्सल हो जाता है, उसमें कोई वारदात भी हो सकती है बड़ी। इसके अलावा अगर चर्स हो, हेरोइन हो, आइज़ हो, वो इस किस्म के वाक़यात जो है ना ख़ास तौर पे जो है ना अगर किसी घर में भेजना हो, ये तो आसान सर्विस है और उसको कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो ये बिल्कुल राइटर को चेक करके फिर इसे जो है ना पैक करना चाहिए, और राइटर की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो जो है इसको चेक करके ले, और बेगर चेक किए हुए अगर लेगा तो ज़ाहिर है कल होकर कानूनी कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ भी हो सकती है। हम दौरान चेकिंग, जैसे अभी मैं चेकिंग पे खड़ा हूँ, तो चेकिंग के दरमियान मैं उसे चेक करूँगा, तो जिसके पास जो चीज़ निकलेगा उसके मुताबिक उसके ख़िलाफ़ FIR भी कटेगी और कानून के मुताबिक सज़ा भी मिलेगी। असल में कंपनीज जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी कुछ SOPs इन प्लेस होती हैं इस सर्विस को स्टार्ट करने से पहले। तो मैं समझती हूँ कि हमें ये इस प्रोग्राम के थ्रू और वैसे भी उन कंपनीज से ये इनपुट देना चाहिए कि ऐसी कौन सी SOPs वो इन प्लेस रखेंगे जिस वजह से हम इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने से रोक पाएँ। क्योंकि जो भी कंपनीज इस चीज़ में ऑपरेट कर रही हैं, ऑब्वियसली वो कस्टमर का जो प्राइवेसी है उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि अगर कोई पार्सल, कोई ऐसी चीज़ वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफ़र हो रही है तो वो एक कस्टमर की प्रॉपर्टी है और वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस तरह से ओपन नहीं किया जाता।
तो कंपनीज़ को बैठ के मिल के ये डिसाइड करना चाहिए कि क्या ऐसा अमल, क्या ऐसी SOPs इन प्लेस होनी चाहिए विद कोलैबोरेशन ऑफ पुलिस एज वेल। पुलिस से भी उनकी वो होनी चाहिए बिल्कुल कोलैबोरेशन कि हम इस चीज़ को किस तरह प्रिवेंट करें। तो दे नो बेटर कि किस तरह वो अपने राइडर्स की वेरिफिकेशन करते हैं, किस तरह उनकी डेटा लेते हैं और किस पॉइंट पे वो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल तफ्तीश है, हर बंदे के लिए अपनी एक सेक्शन है, फैसिलिटेटर के लिए है, गलत इस्तेमाल के लिए है। इसमें बिल्कुल जो है ना राइडर, बाइकिया वाले, चाहे वो OLX वाले, सब इसके ज़िम्मे में आएंगे। तफ्तीश का अमल है भाई, तफ्तीश के अमल से तो वो इससे निकल नहीं सकते हैं। हर आदमी का अपना जो क्राइम का मोटिव होगा उस पे वो सेक्शन ज़रूर लगेगी। राइडर तो बिल्कुल न खोले, मैं तो इस बात में आपके साथ हूँ, लेकिन वो राइडर भी तो उसको किसी कंपनी से ही उठा रहा है ना, कंपनी उसको हैंड ओवर कर रही है, फिर वो आगे जाके उसको हैंड ओवर होता है जिसके पास भी उसने बेचना होता है। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना चाहिए कि उसको प्रॉपर चेक करके आगे बेचें। कंपनी को चाहिए अगर देना भी है तो राइडर को चेक करवा के, और राइडर की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पहले माल को देख ले कि क्या माल मैं मूवमेंट कर रहा हूँ। अगर किसी ने कोई ड्रग्स या असला अगर मूवमेंट करवा लिया या पार्सल बम करवा लिया, ये भी तो हो सकता है। जाहिर सी बात है, किसी का पार्सल राइडर खोल तो नहीं सकता, लेकिन अपने सामने पैक करवा सकता है या स्कैनिंग मशीन उनको दे सकता है, कंपनी दे सकती है, जिसको वो स्कैन करके चेक कर लें कि इसके अंदर क्या है। तो इस तरीके से वो सेफ साइड पे ये काम कर सकते हैं। तफ्तीश में तो हर चीज़ आएगा। उसकी वजह ये है कि अगर मर्डर अगर होता है पिस्टल के ज़रिए या किसी ऐसी चीज़ के ज़रिए जो राइडर लेकर आया और उसके ज़रिए मर्डर हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी तफ्तीश में शामिल भी होगा और वो गिरफ्तार भी होगा। अगर 100 में से 90% तो ये कंपनीज़ एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आवाम की सहूलत के लिए उन्होंने एक राइडर्स की सर्विस प्रोवाइड की हुई है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस बंदा भी आराम से जा सके, तो चीज़ें भी आराम से जा सकें। बट 10% इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो चीज़ें किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल हों। तो इट्स अगेन अ वेरी गुड सजेशन कि क्या कंपनीज़, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कंपनीज़ को बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट SOPs शुड बी इन प्लेस इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। स्कैनर इज़ वन ऑफ दैम। अगर वो हर राइडर को कोई ऐसी SOP हो कि हर राइडर को अगर प्रोवाइड कर सकें कि बिफोर डिलीवरी ऑफ पार्सल फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन वो स्कैन कर सकें कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि उससे हम ज़्यादा तो अंदाज़ा नहीं लगाते, पर ये पता चल जाता है कि सम अनवांटेड चीज़ है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा, फिर हम शायद उसको ओपन भी करके देख लें कि इसमें क्या है। तो ये भी एक अच्छी सजेशन है। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो पुलिस या कंपनीज़ बैठ के इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से एक कॉम्प्रिहेंसिव SOPs होनी चाहिए ताकि हम इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोक सकें, क्योंकि जिस तरह के हालात से हम गुज़र रहे हैं आजकल कि क्राइम की जो नौयत है या क्राइम का जो टाइप है वो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है। क्राइम इज़ नॉट एज सिंपल एज इट वाज इन द पास्ट। चीज़ें अब बहुत, जिस तरह क्राइम कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है उस तरह हमारा माइंड और हमारी SOPs, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग मेजर्स जो हैं वो भी उस तरह के होने चाहिए कि हम हर तरह के कॉम्प्लेक्स क्राइम को डील कर सकें। ये टॉपिक जो आपने चूज़ किया है राइडर्स को मद्देनज़र रखते हैं कि क्या इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं थ्रू राइड्स, तो ये एक बहुत आई थिंक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझने की ज़रूरत है कंपनीज़ को भी, आवाम को भी, पुलिस को भी, कि ऐसा भी हो सकता है और क्या अगर ऐसा हो तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हर आदमी बाइक वाला जो मुश्किल से 30-35 हज़ार की बाइक ले और स्कैनर उसे 2 गुना या 10 गुना ज़्यादा महंगा हो तो वो कहाँ से करेगा। लेकिन फिर इसका बेहतर हल ये है कि इसको प्रॉपर बाइकिया वाला ही पहले इसको चेक कर ले, और ना इसी सूरत में तफ्तीश में तो वो ज़रूर ज़िम्मे में आएगा, चेक होगा कि क्या इसकी नीयत तो मुजरिमाना नहीं थी राइडर की, लेकिन वो एक जुर्म तो है, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा शिकायत है। हालात के पेश नज़र हर चीज़ जो है ना वो चेक करवा के करना चाहिए, और कंपनी को चाहिए कोई ऐसा सेंसर या निज़ाम देना चाहिए जिससे वो चेक हो जाए कि अगर कोई एक्सप्लोजिव है या असला है या कोई ऐसा सा मेटल है तो वो उसे समझ आ जाए कि भाई इसमें जो है ना कोई ऐसी चीज़ है, उसे चेक करके लेना चाहिए। आज का प्रोग्राम जाल सिर्फ एक कोशिश है और एक कदम है उस जानिब जिससे सही सिमत का तायन होगा। हमने कोशिश की इदारों को जगाने की और ये बात समझाने की
कि ऐसा तरीक़ेकार जिस पर किसी की नज़र नहीं या जिसको बहुत आम समझा जाता है, किस तरह इस तरीके को इस्तेमाल करके क्रिमिनल्स बआसानी अपना काम तरतीब दे सकते हैं, किस तरह गैर कानूनी असला एक जगह से दूसरी जगह बआसानी सप्लाई किया जा सकता है और किस तरह ऑनलाइन मंशियात की सप्लाई भी हो सकती है। हमने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। अब ज़रूरत है कानून नाफिज करने वाले इदारे गौर से देखें प्रोग्राम जाल और दिखाएं अपना कमाल और इन ऑनलाइन कंपनियों के साथ मिलकर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएं और ऑनलाइन तरीके से होने वाली मुमकिन दहशतगर्दी, असले और मंशियात की सप्लाई को रोका जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मुझे और जाल प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए प्रोग्राम जाल।